गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन हृदय की संरचना पढ़ रहे थे कि जो हृदय है इसमें अपने पढ़ा था कि भाई 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। तो अपन ने कुछ इसकी ऐसी समझने के लिए संरचना बनाई थी, इसकी क्रियाविधि को समझने के लिए, कि इसमें अपन ने बनाए थे 2 आलिंद और 2 नीले बनाए थे। ठीक है, तो ये ऊपर RA का मतलब दायां आलिंद और आपके दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले, ये अपने संरचना पढ़ी थी। इसमें अपने पढ़ा था कि ये आपके इधर वाला जो होता है आपके बाएं आलिंद और नीले के मध्य जो आपके कपाट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके द्विवर्णी कपाट कहते हैं, द्विवर्णी कपाट। और इधर जो ये कपाट पाया जाता है इसे त्रिवर्णी कपाट कहते हैं। और अपने पढ़ा था कि आलिंद की तुलना में नीले क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं। तो बना ले, थोड़े से बड़े बना लेते हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। आकार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इनका। ये बड़े हो गए थोड़े से। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ा था कि भाई जो वाल्व होते हैं, ये कपाट जो होते हैं या इंग्लिश में वाल्व बोलते हैं, इनका कार्य क्या होता है कि वो रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकना। मतलब इसमें से रुधिर इसमें आ गया, मतलब आलिंद से नीले में रुधिर आ गया तो नीले से वापस आलिंद में नहीं जा पाए, तो उसको रोकने का कार्य क्या है, किसका किया जाता है? कपाटों का होता है। यहाँ तक अपने लास्ट बात कर ली थी। अब देखिए अपन कि आलिंद और नीले का जो संकुचन होता है इसकी क्या क्रियाविधि होती है उसकी बात करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखें, आलिंद और नीले जो होते हैं वो आपके लगातार कंटिन्यूस रूप से क्या करते हैं? एक बार संकुचन और एक बार शीतलन की क्रिया करते रहते हैं। अब इस क्रिया में किस प्रकार से रक्त का पंप होता है, रक्त किस प्रकार से सभी अंगों तक पहुंचता है, उसकी कार्य प्रणाली की बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए आप, सबसे पहले क्या होता है कि शरीर में जो अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त आता है वो महाशिरा द्वारा किस में आता है? दाएं आलिंद के अंदर आता है। तो अपन ऐसे करते हैं कि जो आपके अशुद्ध रुधिर आता है, ठीक है, मान लीजिए अशुद्ध रुधिर आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है? ये इस प्रकार से महाशिरा के द्वारा आ रहा है, महाशिरा। ध्यान रखें एक चीज़ का कि जो आपके शिरा जो होती है, शिरा, ठीक है, एक होती है आपकी धमनी, ये हमेशा अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है और धमनी हमेशा शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। अब धमनी आ गई, महाधमनी आए तो वही कार्य है, शिरा है, महाशिरा है तो वही कार्य है। लेकिन एक दिन ध्यान रखना कि जब फफूसीय आपके शिरा आ जाए और फफूसीय धमनी आ जाए, क्या आ जाए? फफूसीय शिरा आ जाए और फफूसीय धमनी जब आ जाती है तो क्या करना आपको कि फफूसीय शिरा जो आएगी ये हमेशा, जैसे शिरा का कार्य क्या? अशुद्ध, तो ये शुद्ध का कार्य करेगी, जस्ट अपोजिट। धमनी शुद्ध का करती है तो ये क्या करेगी? अशुद्ध रुधिर का परिवहन करेगी। ये 4 पॉइंट आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे ताकि ये कार्य प्रणाली आपको अच्छे से समझ में जाए। अब देखिए आपके महाशिरा से क्या आता है? महाशिरा कह दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है। अशुद्ध रुधिर जो होता है आपके, वो महाशिरा से क्या होता है? दाएं आलिंद में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो ये RA मैंने आपको कल बताया था, R का मतलब होता है राइट, A का मतलब आपके कल बात की थी, A का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट एट्रियम, और V का मतलब आपके वेंट्रिकल। ये ऐसे कह सकते हैं दायां आलिंद। दाएं आलिंद में क्या होता है? अशुद्ध रुधिर प्रवेश करता है। इसके बाद है क्या कि भाई दाएं आलिंद में एक्टिव होने के पश्चात क्या होता है कि दाहिना एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाता है। कौन सा वाला? ये वाला। इसकी बात की थी कल अपने, क्या कहा था इसको? क्या कहा जाता है? दाहिना एट्रियो वेंट्रिकुलर कपाट भी कहा जाता है। कल मैंने अपने बात की थी इसलिए वापस पूरा नाम लिखा नहीं। तो ये कपाट क्या हो जाता है? खुल जाता है। और ये कपाट खुलने की वजह से क्या होता है आपके कि दाएं आलिंद से रुधिर कहाँ जाएगा? दाएं नीले में प्रवेश कर जाएगा। तो ये रुधिर पूरा है क्या है? इसमें आ जाएगा, इससे ऐसे ये रुधिर प्रवेश कर गया। इसके बाद में क्या होता है प्रोसेस कि दाएं नीले में क्या होगा? फिर संकुचन होगा, और संकुचन होने से कि भाई ये आपके जो इसमें ये पूरा भर जाता है, फिर इसमें संकुचन होता है, रुधिर इसमें आ जाता है आपके दाएं नीले में, और दाएं नीले से जो रुधिर है इसमें क्या होता है? वापस संकुचित होता है। क्या होता है? संकुचन होता है, ठीक है। और ये संकुचन होने की वजह से क्या होगा आपके कि भाई जो दाएं नीले से संकुचित होने के बाद ये जो फफूसीय धमनी, यहाँ से कौन सी धमनी निकलेगी? आपके फफूसीय धमनी, ठीक है। क्या बोलते से? फफूसीय धमनी। मैंने भी आपको बताया था कि फफूसीय धमनी वर्ड आ गया तो धमनी का कार्य क्या है? आपके
शुद्ध रुधिर लेके जाना, लेकिन फफूस वर्ड आ गया तो क्या लेके जाएगी, अशुद्ध रुधिर लेके जाएगी। तो ये क्या कार्य करती है, अशुद्ध रुधिर को क्या करती है, लेके जाती है फेफड़ों तक। ये अशुद्ध रुधिर जहाँ जाएगा, आपके फेफड़ों तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा, फेफड़ों तक। और फेफड़ों में आपको पता है ऑक्सीजन पाई जाती है। देखो अशुद्ध और शुद्ध रुधिर का मतलब ये होता है, अशुद्ध का मतलब होता है जब ऑक्सीजन नहीं हो उसमें, और शुद्ध का मतलब होता है जब वो ऑक्सीजन जनित रुधिर हो। तो फेफड़ों के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया होती है, रुधिर क्या होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। और फेफड़ों शोषण प्रक्रिया द्वारा रक्त क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, रक्त ऑक्सीकृत हो जाता है, O2 से क्रिया कर लेता है, और O2 से क्रिया करना रुधिर क्या हो जाता है, आपके शुद्ध हो जाता है। फिर ये साफ रक्त जो होता है, शुद्ध रक्त जो होता है, ये किसके माध्यम से, ये आपके फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। और फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से देखो भी होता है, फुफ्फुसीय शिरा का कार्य क्या है कि शिरा का काम अशुद्ध, फुफ्फुस उठ गया तो उल्टा हो जाएगा, शुद्ध रुधिर क्या करेगी, आपके कहाँ लेके आएगी, ये शुद्ध रुधिर आएगा बाएं आलिंद के अंदर। कहाँ आएगा, बाएं आलिंद के अंदर आएगा, ठीक है। ये आ गया बाएं आलिंद में आ गया रुधिर। उसके बाद में क्या होगा आपके कि बाएं आलिंद से यहाँ क्या पाया जाता है, बायां एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं द्विवल्नी कपाट पाया जाता है, ठीक है। और इधर ये त्रिवल्नी कपाट था, ये खुलता है, तो यहाँ से रुधिर से जाता है, यहाँ पे ये कपाट खुलेगा, तो आपके जो रुधिर होता है वो आपके बाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, बाएं नीले में प्रवेश कर जाएगा। तो रुधिर कहाँ प्रवेश कर जाएगा, आपके बाएं नीले में प्रवेश कर जाएगा। और बाएं नीले में प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि संकुचन होगा, और महाधमनी किसके द्वारा, ये आपकी रुधिर जो होगा वापस महाधमनी, किसके माध्यम से, महाधमनी, ठीक है। तो महाधमनी के द्वारा क्या होता है, रुधिर आपके रक्त के शरीर के सभी भागों तक, मतलब शरीर के सभी भागों तक, शरीर के सभी भागों के, अंगों के सभी भागों तक क्या होता है, आपके रुधिर पहुंचाया जाता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, हृदय चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है, हृदय चक्र। कि भाई हृदय का एक चक्र पूरा होता है तो शरीर में सभी अंगों तक क्या होता है, रुधिर पहुंचता है। अब इसमें क्या होता है, हृदय के अंदर लगातार संकुचन और जो प्रकुंचन होता है, संकुचन मतलब आपके संकुचन को क्या कहते हैं, प्रकुंचन भी कहते हैं। देखिए संकुचन के प्रकुंचन के एक बात है, और शीतलन के अनुशीतलन के एक ही बात है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, रुधिर दो बार गुजरता है। देखो एक बार रुधिर ऐसा आया, इसमें से होकर गुजरा, फिर दूसरी बार इस प्रकार से होता है। तो हृदय में से रुधिर क्या होता है, दो बार गुजरता है। एक बार अशुद्ध रुधिर गुजरता है, और दूसरी बार क्या होता है, शुद्ध रुधिर जो आपके फेफड़ों से होता है हृदय तक पहुँचता है। और शुद्ध रक्त जो होता है वो बाएं नीले से, ठीक है, कि शुद्ध रुधिर जो होता है बाएं नीले से क्या करता है आपके, कि शुद्ध रुधिर जो होता है बाएं नीले से आपके महाशिरा द्वारा शरीर में वापस भेज दिया जाता है। कि भाई आपके जो शुद्ध रुधिर जो होता है बाएं नीले से क्या करता है, आपके सभी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि भाई दो प्रकार के, दो भागों में या दो चरणों में प्रक्रिया पूरी होती है। एक होता है फुफ्फुसीय परिसंचरण, और दूसरा होता है दैहिक या प्रणालीगत परिसंचरण। हृदय क्या है, एक ध्यान रखना, हृदय पेशीय जनिक स्व उत्तेजनिक है, मतलब अपने हृदय में मांसपेशियों के द्वारा कंट्रोल होता है। तो हृदय क्या है, हृदय पेशी न्यास, हृदय क्या है, पेशी न्यास स्व उत्तेजनीय, हृदय क्या है, पेशी न्यास स्व उत्तेजनीय होता है। और हृदय की जो गतिविधियों की गति निर्धारित है वो किसके द्वारा की, इसी के द्वारा की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पेसमेकर या गति प्रेरक भी कहा जाता है। हृदय को क्या आपके क्या कहा जाता है कि भाई गतिविधियों का गति निर्धारण होता है, इसे क्या कहा जाता है, पेसमेकर या गति निर्धारक भी कहा जाता है। सुन लीजिए वापिस एक प्रोसेस पूरा। क्या होता है कि सबसे पहले आपके जो अशुद्ध रुधिर होता है वो महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दाएं आलिंद में प्रवेश करने के बाद ये आपके त्रिवल्नी कपाट, या अपन इसे कह सकते हैं दाहिना एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो होता है यह खुल जाता है। तो ये रुधिर जो होता है दाएं आलिंद से दाएं नीले में आ जाता है। दाएं नीले जब बढ़ जाता है इसमें संकुचन होता है। इससे फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से क्या होता है, यह अशुद्ध रुधिर फेफड़ों के जाता है, और फेफड़ों में ऑक्सीजन से क्रिया करके शुद्ध होकर स्वच्छ रुधिर होकर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा किस में आता है, आपके दाएं नीले में, बाएं नीले में आता है। बाएं नीले में आपके द्विवल्नी कपाट, या इसे बोलते हैं बाएं एट्रियो वेंट्रिकुलर कपाट जो होता है, बाएं तरफ बाएं एट्रियो वेंट्रिकुलर, दाएं तरफ तो दाएं एट्रियो वेंट्रिकुलर कपाट जो होता है, इसे बोलते हैं दाएं आलिंद नीले कपाट भी कहा जाता है।
तो ये कपाट खुलता है, इससे जो आपके रुधिर है वो आपके बाएं आलिन से बाएं नीले में आता है, और बाएं नीले से बाएं नीले में क्या होती है, महाधमनी पाई जाती है। महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों तक रुधिर को पहुंचाया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। तो अपन संकुचन के, प्रकुंचन के एक ही बात है, शीतलन के, अनुशीतलन के एक ही बात है। तो इस प्रकार अपने शरीर में रुधिर जो होता है 2 बार प्रवेश करता है। एक बार क्या होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, वो फेफड़ों से शुद्ध होकर प्रवेश करता है। इसके बाद क्या होता है, शुद्ध रुधिर जो होता है वो बाएं नीले से क्या करता है, आपके शुद्ध रुधिर जो होता है वो बाएं नीले के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश करता है। तो इसमें क्या होता है कि रुधिर का प्रवाह 2 बार होता है। एक तो फेफड़े हैं, ये मदद करते हैं, इसलिए बोलते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण, और दूसरा बोलते हैं दैहिक परिसंचरण, जो शरीर के सभी भागों द्वारा ये क्रिया होती है। तो इस प्रकार जो अपना हृदय है ये क्या है, पेशीय न्यास स्व उत्तेजनीय हृदय होता है। ये आपकी क्रिया हो गई पूरी कि भाई हृदय की कार्य प्रणाली कैसे होती है, हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, आप इसको ये डायग्राम जरूर ध्यान रखें, बनाना एग्जाम में वही है जो आपकी बुक के अंदर है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए सबसे बेस्ट डायग्राम ये है, आप बना लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, इससे पूरी कार्य प्रणाली एकदम आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप एक बार इसको पढ़ के वापस आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। 4 पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आप आगे देखिए, बात करते हैं रक्त की, बात करते हैं ब्लड की, बात करते हैं कौन कौन सी इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इनकी चर्चा करेंगे। बना लीजिए आप अच्छे से। अब देखिए, बात करते हैं रक्त, ब्लड की बात करते हैं। देखो, रक्त के बारे में अपन वैसे ही पहले पढ़ चुके हैं। अपन इसमें पढ़ते हैं रक्त वाहिकाएं क्या है। रक्त वाहिकाएं इस चैप्टर में आगे मैंने ब्लड के बारे में बताया था, आपका रक्त समूह क्या होता है, और अपने चौथा चैप्टर पहले पढ़ लिया तो उसमें भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो रक्त वाहिकाओं का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। इसका मतलब होता है कि शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वाहिनियों के द्वारा क्या होता है, रक्त का परिसंचरण होता है। रक्त क्या होता है, आपके इसमें क्या होता है, प्रवाहित होता है रक्त कोशिकाओं में। तो रक्त की 2 प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती है, एक होती है आपके धमनी और एक होती है आपके शिरा। एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण ध्यान रखना, धमनी और शिरा, कि भाई वह वाहिकाएं जो ऑक्सीजनित साफ रक्त प्रवाहित करती है धमनी कहलाती है। ऐसे कह सकते हैं, जो ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ठीक है, उसके बाद में शिरा जो है, ये क्या है कि वह वाहिका जो क्या करती है, विऑक्सीजनित या अशुद्ध रुधिर का, विऑक्सीजनित के में या अशुद्ध रुधिर के में एक ही बात है, क्या करती है, अशुद्ध रुधिर का रक्त का परिवहन करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और पॉइंट। अब देखो, शुद्ध रुधिर कहाँ से जाता है, हृदय से सभी अंगों तक। तो ये कहाँ रुधिर कहाँ पहुँचाती है, जो है आपके हृदय से आपके रुधिर जो है रक्त को आगे भेजती है। कहाँ से, हृदय से। और ये अशुद्ध रुधिर तो ये क्या करती है, आपके रक्त को कहाँ लाएगी, हृदय की ओर लाएगी। तो रक्त को हृदय की ओर लाना या लाती है, जैसे लीजिए लाती है। और ये क्या करती है, हृदय से रक्त को सभी भागों तक या अंगों तक पहुंचाती है। तो ये दोनों में अंतर हो गया मुख्य रूप से। एक याद कर लीजिए, एक जस्ट अपोजिट है। ठीक है, कि भाई ये इसका कार्य है शुद्ध रुधिर का परिवहन करना या ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन करना। दूसरा अंतर क्या होगा इसमें, क्या है कि अशुद्ध या विऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन करती है। फिर शुद्ध रुधिर कहाँ होता है, हृदय से सभी अंगों तक लेकर जाती है। इसमें रुधिर क्या होता है, हृदय की ओर आती है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपके हृदय तंत्र कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट तंत्र पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र, उसकी चर्चा करेंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, इसकी बात करते देखिए।
अब उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। देखिए कि भाई उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन तंत्र या इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि इसका अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। इसका अर्थ क्या हो गया? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट मतलब जो अपने उपयोगी नहीं है, अपने शरीर में अपने लिए काम के नहीं है, अनावश्यक पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब आप आगे देखिए कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि शरीर में एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आपके शरीर की कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, जो आपके शरीर की कोशिकाएं उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करती है, उसको बाहर निकाला जाता है। अपशिष्ट पदार्थ देखो क्या क्या हो सकते हैं, कि किन्हें आप अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे? सबसे बड़ी बात ये पूछते हैं भाई अपशिष्ट पदार्थ तो बोल दिया सर, लेकिन अपशिष्ट पदार्थ होता क्या है? किन चीज़ों को अपन अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं? तो अपशिष्ट पदार्थ में देखो आप क्या आता है, एक तो अमोनिया, एक आता है आपके यूरिया, एक आता है आपकी यूरिक अम्ल, इसके अलावा आपके CO2 का जिसे बोलते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी मुख्य अपशिष्ट पदार्थ हैं। ठीक है, तो इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं? बाहर निकाला जाता है। और ये जो आपके शरीर में क्या होती है, कोशिकाओं के द्वारा संचय होता है, इनको बाहर निकालना किसके द्वारा किया जाता है? कार्य उत्सर्जन तंत्र के द्वारा किया जाता है। और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण या अपन कह सकते हैं आवश्यक क्रिया है, जिसमें विशेष कर क्या होता है, नाइट्रोजनी जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जिनमें नाइट्रोजन होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल सब में, इनको बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये प्राणी के लिए क्या होते हैं? विष के समान कार्य करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी, जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित हो, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये अपने शरीर के लिए, प्राणी शरीर के लिए, प्राणी शरीर के लिए क्या है? आपके विष का कार्य करता है, हानिकारक होता है, विष का कार्य करता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? आपको पता ही, फेफड़ों के द्वारा। कि CO2 का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? फेफड़ों के द्वारा। फेफड़े के, फुफ्फुस के, इंग्लिश में लंग्स के, एक ही बात है कि CO2 का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। और जो संचित नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है, इसका उत्सर्जन क्या है? विशेष तंत्र के द्वारा किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य कौन सा करता है अपने शरीर में? वृक्क। कौन कार्य करते हैं? वृक्क कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं किडनी, क्या बोला जाता है? वृक्क, या इंग्लिश में क्या जाता है? किडनी। ये आपके शरीर में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है। ऐसे नहीं के द्वारा कुछ, जैसे अभी फेफड़े पे अपशिष्ट पदार्थ CO2 को बाहर निकालता है, पसीना निकलता है, वो दूसरी ग्रंथियों के द्वारा निकलता है, लेकिन मुख्य अपशिष्ट पदार्थ जो है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जो अपने शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, इसको जो निकालता है वो एक तंत्र निकालता है, तंत्र का एक भाग वो क्या कहलाता है? किडनी, या आपके वृक्क कहलाता है। अब जो अपने शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है, इनको 3 भागों में बांट रखा, उनकी बात करेंगे। देख लीजिए, वापस सुन लीजिए एक बार कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, क्या कहलाता है? जिस तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है उसे उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। और ये अपनी शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करती है, जब कुछ कार्य प्रणाली करती है। अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया, यूरिक अम्ल, CO2। अब अपने नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ये अपने शरीर के लिए विषैले होते हैं, शरीर के अंगों को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। और CO2 का उत्सर्जन आपको पता है फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। और अपने शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अंग काम करता है, उसका क्या नाम है? वृक्क, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी कहा जाता है। इसकी भी संरचना पढ़ेंगे, वृक्क कहाँ पाया जाता है, क्या संरचना होती है, इसमें कितने भाग होते हैं, सबकी बात करेंगे। इससे पहले अपन एक हेडिंग पढ़ेंगे, नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं जो अपने शरीर के लिए सबसे हानिकारक होते हैं। और अपन मनुष्य है, अपने शरीर में कौन सा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनता है, उसकी भी बात करेंगे। भाई किसी चीज़ का पता हो नहीं हो, मनुष्य के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये इसीलिए चैप्टर लगाए गए हैं आपके 10th में अपने ह्यूमन वाले, ताकि आपको समझ में आए अपने शरीर की कार्य प्रणाली क्या है, किस प्रकार से शरीर काम करता है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए।
तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि भाई नाइट्रोजन अपशिष्ट 3 प्रकार के होते थे। हेडिंग क्या लिखेंगे आप? नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपके है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की बात करेंगे सबसे पहले। देखिए कि भाई अमोनिया का उत्सर्जन अमोनिया उत्सर्जक प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। देखिए अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक कहलाएंगे या अमोनिया उत्सर्जक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? आपकी प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? अमोनियोत्सर्ग। अमोनियोत्सर्ग मतलब अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले। ठीक है, या इसे बोलते हैं अमोनोटेलिक भी कहा जाता है। अब इनमें एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं भाई इसके एग्जाम्पल क्या, कौन कौन है ऐसे जीव हैं जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो इसमें एक आती है अनेक सारी अस्थिल मछलियाँ। देखिए सुनिए, आप बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे, यदि आप आगे 11th क्लास में साइंस बायोलॉजी लेते हैं तो पढ़ेंगे कि भाई अस्थिल और अस्थिल का मतलब क्या होता है। कि भाई जो अस्थिल का मतलब जिनकी शरीर की जो है बनावट हड्डियों से नहीं हो, कि मछलियों का शरीर जो हड्डियों, जिनका कंकाल तंत्र हड्डियों से नहीं बना, उसे बोलते हैं अस्थिल। ठीक है, और अस्थिल होता है जिनका शरीर हड्डियों से बना होता है। तो अस्थिल मछलियाँ मतलब जिनका शरीर किससे बना हो? हड्डियों से बना हो, उसे क्या बोलते हैं? अस्थिल मछलियाँ। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। फिर उभयचर, इसके अलावा आपके तथा आगे क्या है? जलीय कीट, जल में रहने वाले जो कीट होते हैं उनके द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। अमोनिया को उत्सर्जन के लिए क्या है? अत्यधिक जल की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विषैला नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन है? अमोनिया। तो इनमें कि भाई अमोनिया का उत्सर्जन कौन करेंगे? जिनको अत्यधिक जल की आवश्यकता हो, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए। क्यों? अमोनिया क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। तो अत्यधिक जल रहेगा, जल में रहेंगे तो इस जहरीले प्रभाव का जो जहरीला पदार्थ है इसका असर क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? किनके द्वारा? देखो अमोनिया का मतलब जो ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, कौन करते हैं? अनेक अस्थिल मछलियाँ। अस्थिल का मतलब जिनका शरीर, जिनका कंकाल तंत्र अस्थियों का नहीं बना हुआ है। 2 चीज़ों से बना होता है, अस्थियों से और उपास्थियों से। उभयचर, उभयचर तो आप जानते हैं ऐसे जीव जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। जलीय कीट, जल में रहने वाले जो कीट होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। और अमोनिया को उत्सर्जन करने के लिए क्या है कि वही जीव अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं जो अत्यधिक जल को ग्रहण करते हैं या अत्यधिक जल में रहते हैं। तो देखो मछलियाँ जल में रहती है, उभयचर भी जल में रहते हैं और जलीय कीट में खुद जल में रहते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यदि भूल भी जाओ तो इस प्रकार से याद रह जाएगा कि भाई अमोनिया का उत्सर्जन वही करेंगे जो क्या रहते हैं? अत्यधिक जल में पाए जाते हैं। अब आप आगे देखिए, दूसरा आता है यूरिया। कि यूरिया को उत्सर्जन करने वाले को क्या बोलते हैं अपन? इंग्लिश में बोला जाता है यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक इंग्लिश में बोलते हैं यूरियोटेलिक। और अमोनिया को उत्सर्जन करने वाले क्या बोलते हैं? आपके अमोनोटेलिक। इस चीज़ को आप याद रखिए, यूरियोटेलिक हो गया। अब देखिए इसकी बात करते हैं कि भाई यूरिया का उत्सर्जन करने वाले किसको यूरियोटेलिक कहा जाता है। इसकी देखिए बात करते हैं। तो ये तो इसका अदर नाम हो गया, इंग्लिश में इसे बोलते हैं, आ सकता है यूरियोटेलिक। क्या है? किताब में दिया हुआ है तो जरूर ध्यान रखें इसका कि भाई यूरिया का उत्सर्जन मुख्य रूप से कौन करते हैं? स्तनधारी। कौन? स्तनधारी। स्तनधारी हो गए। इसके अलावा समुद्री मछलियाँ जो खारे पानी में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, समुद्री मछलियाँ। उसके बाद में आपके ये कुछ ऐसे जीव है जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और कोशिकाओं द्वारा उसी जो अमोनिया को क्या किया जाता है? यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। कि जो कोशिकाओं द्वारा अमोनिया बनाया जाता है, ठीक है, तो आपके जो लीवर है, ये लीवर क्या करता है? इस अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और फिर इससे क्या कर दिया जाता है? किडनी के द्वारा छान कर सही से बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए सुनिए आप,
तो यूरिया का निर्माण कहाँ हो गया आपके यकृत में हो गया। मुख्य बात क्या है ध्यान रखेंगे, अरे स्तनधारी मात्रा मनुष्य, ठीक है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे या फिर 11th क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे कि वह मनुष्य है, गाय है, भैंस है, चमगादड़ है, ब्लू व्हेल मछली है, डॉल्फिन है, जिनके अंदर स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है वो सब किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। इंग्लिश में से बोला जाता है मेमेलिया, मेमेलिया, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये स्तनधारी मनुष्य आता है। यदि पूछते हैं मनुष्य किस प्रकार का नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ त्यागने वाला जीव है, तो यूरिया का अवशोषण करने वाले यूरिया को क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। 1 नंबर क्वेश्चन आया, मनुष्य किस प्रकार का अवशोषी प्राणी है, तो यूरियोटेलिक। ध्यान रखना, यूरियो एक आएगा, यूरिको, फर्क है, यही गलती करेंगे, सेम लगता है। तो अपन क्या करते हैं, यूरिया का अवशोषण करते हैं। आप मूत्र जब आप देखना, अपन जब टॉयलेट करते हैं तो पानी कम पीते हैं, ठीक है, तो आपका मूत्र जो होता है वो गाढ़ा होता है, उसके बहुत ज़्यादा पीला होता है। जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो लिक्विड निकलता है, बहुत ज़्यादा व्हाइट रंग का होता है, तो यूरिया की मात्रा है। तो अपन मूत्र में क्या होता है, यूरिया पाया जाता है, ठीक है। तो अपन क्या यूरिया का अवशोषण करते हैं, इसलिए अपन क्या है, यूरियोटेलिक, क्या है, यूरियोटेलिक। और तीसरा लास्ट बच्चा अपने यूरिक अम्ल, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तीसरे प्रकार की बात करते हैं, लास्ट तीसरा प्रकार जो है आपके, इसकी बात करते हैं यूरिक अम्ल वाले। कैसे जीव जो यूरिक अम्ल का अवशोषण करते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, यूरिक अम्ल की बात करते हैं। यूरिक अम्ल मतलब इनको क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक। क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक। कुछ नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यूरिया को यूरिकोटेलिक, सॉरी यूरियोटेलिक। यूरिक को मतलब यूरिक को, देखो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में एक ही चीज़ का फ़र्क, यहाँ यो है और यहाँ को है, बाकी पूरा सेम है। तो बच्चे अक्सर यहाँ कन्फ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए इसकी आगे बात करते हैं कि भाई कौन कौन से पक्षी है जो यूरिक अम्ल का अवशोषण करते हैं। देखिए इसमें आते हैं सबसे पहले पक्षियों के द्वारा, सरीसृपों के द्वारा, कीटों के द्वारा। कुछ ये ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, अमोनिया, इनमें क्या होता है, अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है और यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यूरिक अम्ल को अत्यंत कम जल के साथ, कि यूरिक जो अम्ल है इसको शरीर कैसे त्यागा जाता है, यूरिक अम्ल को अत्यंत कम जल के साथ, अत्यंत मतलब बहुत ही कम जल, अत्यंत कम जल के साथ, ठीक है, अत्यंत कम जल के साथ क्या किया जाता है, गोलिकाओं में, गोलिकाओं मतलब गोलाकार संरचनाओं में, गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, और ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, अभी बताया था, यूरिकोटेलिक कहते हैं। सुनिए अब काम की बात क्या रहेगी कि भाई सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता किसको, जो आपके अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद उससे कम जल की आवश्यकता किसको, यूरिया को। और सबसे कम ऐसे जीव जो बहुत ही कम जल पीते हैं, ठीक है, वो यूरिक अम्ल के रूप में अपने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। अब जल कम पिएंगे तो इनका अपशिष्ट पदार्थ कैसे होगा, ऐसे छोटी छोटी गोलिकाओं ठोस अवस्था में क्या करेंगे, आपके अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करेंगे। या किस रूप में करेंगे, पेस्ट रूप में। पेस्ट मतलब जानते हैं टूथपेस्ट होते हैं, एकदम ना तो ठोस कह सकते हैं ना लिक्विड कह सकते हैं, बीच की कंडीशन, जेल कंडीशन, उस रूप में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो पक्षी को आप देख लेना, बहुत ही कम जल पीते हैं तो आपके यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, पेस्ट रूप में करते हैं। आपके ऊपर कर दी होगी, कभी देखा होगा आपने। सरीसृप जो रैंक के चलने वाले जितने भी जीव है सरीसृप में आते हैं, जिसे बोलते हैं आपके रेप्टिलिया भी कहा जाता है। और जितने भी कीट है, छोटे मोटे कीट आते हैं बारिश के मौसम में, बहुत ही कम पानी पीते हैं, ये क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को ठोस गोलिकाओं के रूप में, ठीक है, क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो ये हो गया आपके अपशिष्ट पदार्थ। छिपकली को देख लीजिए आप, ठोस अवस्था में अपना अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है, तो इसे क्या कहेंगे, यूरिक अम्ल त्याग करने वाले को यूरिकोटेलिक। तीनों की परिभाषा बहुत सिंपल है, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले को यूरियोटेलिक, यूरिक अम्ल का करने वाले को यूरिकोटेलिक, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले को अमोनोटेलिक कहा जाता है। ये इनकी क्या हो गई, कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं हो गई, ठीक है। और बाकी जो क्लास है अपन इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना, उसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।